हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया है। स्वामी जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजनीति के शुरुआती दौर से मैं इस देश में सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की विचारधारा पर चलता रहा, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे के साथ साथ पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद जी एवं मनोहर कांशीराम जी के विचारों पर मैं काम करता रहा। कभी भी किसी भी पार्टी में मैं रहा हूँ, लेकिन इन महापुरुषों की विचारधारा हमारी खाती रही है और उसी पर मैं निरंतर कार्य करने का प्रयास किया। जब कभी भी इन विचारों से किसी से टकराहट हुई, पार्टी आड़े आई, तो मैंने ससम्मान उस पार्टी को छोड़ने में कभी कोई गुरेज नहीं किया। यहाँ तक कि लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में था। 22 साल तक लगातार विभिन्न पदों पर रह के वहाँ काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मनोहर कांशीराम के मिशन के प्रति समर्पित भाव से कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। लेकिन जब माननीय बहन जी ने मनोहर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा और बाबा साहब के मिशन से हटकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक मतभेद हुआ। बातचीत करके बाबा साहब के मिशन और साहब मनोहर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर चलने के लिए निवेदन भी किया। लेकिन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा तो 2007 में ही दे दिया था। उस समय तो आप पार्टी में थे। देखिए, उस समय चूंकि मनोहर कांशीराम साहब का निर्वाण हो गया था, मनोहर कांशीराम जी की श्रद्धांजलि के स्वरूप हम सभी लोग ईमानदारी से बीएसपी की सरकार बनने में तन्मयता से लगे थे और उस समय भी कमोबेश बहुजन समाज का ही फार्मूला सर्वोपरि था। नारा भले उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दिया हो, लेकिन फार्मूला बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही था। जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी इतनी भागीदारी के फार्मूले पर ही टिकट का वितरण भी हुआ था और यही कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी थी। लेकिन 2012 के बाद जो मनोहर कांशीराम का एक बेसिक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, को उन्होंने बदल दिया, नया नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतने भागीदारी। तो स्वाभाविक रूप से तैयारी में दलित, आदिवासी, पिछड़े जो बहुजन समाज के बेसिक कोड थे, वो तैयारी में हमेशा पीछे रहे थे। तैयारी में अगली कतार के लोग ज़्यादा तैयारी कर लेते थे, लाभ भी उनको मिलने लगा। तो इसीलिए 2016 में मैंने पहले तो बहन जी को मिशन पर और मनोहर कांशीराम के रास्ते पर चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन जब उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो मैंने नेता विरोधी दल, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था, राष्ट्रीय महासचिव का पद मैंने छोड़ा, नई पारी की शुरुआत की। भाजपा में भी नारा तो था सर्वजन हिताय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जब मैं वहाँ देखा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न देकर उनके कोटे का नियुक्ति पत्र सामान्य वर्ग के लोगों को दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने खुद इस बात को स्वीकारा। मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी बनाई, उसने भी इस बात को स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार हुआ। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा भी किया कि मैं इनकी नियुक्ति जल्दी दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर निर्देश भी जारी किया कि चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाए। 2.5 साल हो गए, आज तो आंदोलन कर रहे हैं, उनके नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आज भी वो आंदोलित है। उसी दरमियान जिस समय हम 69,000 शिक्षकों के चयनित अभ्यर्थियों
जो SC BC ताल्लुकात रखते थे उनकी लड़ाई लड़ रहा था, उसी दरमियान एक प्रस्ताव कैबिनेट में आया। मैं भी उस कैबिनेट की बैठक में मौजूद था, जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव था कि प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। चूँकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इससे सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। मैंने कैबिनेट में ऐतराज़ जताया। हमने कहा किस फार्मूले पर आप ये मान लिए कि SC ST OBC के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं? क्या ये सब उल्टा टेक है? उसमें भी बहुत से MD हैं, बहुत से MS हैं, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। ये प्रस्ताव आया कैसे? हमने क्वेरी किया कि विज्ञापन आपने कई बार निकाला, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो उस समय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने उत्तर दिया कि विज्ञापन तो नहीं निकाला गया, जिसमें मैं क्रोधित भी हुआ, कड़े शब्दों में प्रतिवाद भी किया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री भी प्रतिवाद करते वक्त हमारा साथ दिए, लेकिन प्रस्ताव को रोकने के बजाय अधिकारियों को डांटते हुए कहा कि आइंदा दोबारा ये गलती मत करना, चलो हम इसको पास कर दे रहे हैं। यानी मैं उसी से ताल्लुकात रखता हूँ स्वयं, मैं कैबिनेट में मंत्री, मैं प्रस्ताव का कर रहा हूँ विरोध और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको पास, तो स्वाभाविक रूप से ये स्वामी प्रसाद मौर्य का अपमान नहीं है, बल्कि ये संविधान का अपमान है, क्योंकि आरक्षण संविधान प्रदत्त है। तो यहाँ आपके मतभेद शुरू हुए और आपने पार्टी छोड़ दी इसके बाद। हाँ, अच्छा ये बताइए, अभी आपने RSSP का गठन किया है और क्या कोई कैंडिडेट फाइनल हुए हैं? कहीं से चुनाव लड़ेंगे आप या खुद स्वयं लड़ेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के चूँकि पार्टी का गठन ऐसे वक्त पर हो रहा है जिसमें लोकसभा चुनाव सिर पर है। मैं अभी तक समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी में रहने नाते उस समय तक मैं अपने को इंडिया अलायंस का पार्ट था। आज छोड़ा हूँ तो आज भी मैं अपने को इंडिया अलायंस का पार्ट मानता हूँ। और जिस तरीके से इस समय भाजपा की सरकार में देश का करोड़ों नौजवान, तो इंडिया अलायंस में बात चल रही है आपकी? मैं आ रहा हूँ। देखिए, इंडिया अलायंस इस समय देश के लिए आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में करोड़ों करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, सरकारी नौकरियां एक एक करके ख़त्म हो रही हैं, महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना तो दूर, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं और उनको दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है। लोकतंत्र को कुचलने की तैयारी है। ED CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तमाम विरोधी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, कई मंत्रियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो भी चुका है। यही नहीं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण SC ST OBC का खत्म किया जा रहा है। ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है जो देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है, जिन राष्ट्रीय संपत्तियों में नौजवानों को उम्मीदें थी कि आज नहीं तो कल हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बताइए, क्या कुछ सीटों पे सहमति बन रही है? क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव उस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें उनको मिल रही हैं, तो आपकी कहीं सहमति बन रही है? कुछ सीटें आपको मिल रही हैं? क्या इंडिया अलायंस के नेताओं से कुछ आपकी बात चल रही है? पहली बात तो चूँकि अभी कल ही पार्टी फ्रेम हुई है, अभी किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई है। समय निकलते ही मैं वार्ता भी करूंगा। सीट मिलती है तो भी, नहीं मिलती है तो भी, हमारा लक्ष्य होगा इंडिया अलायंस को मजबूत करने का। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो वार्ता में तय होने के बाद तय होगा कि कितनी सीट मिलती है, लड़ते या नहीं लड़ते हैं, औरों को मौका मिलता है या नहीं मिलता है। हम हवा में तीर चलाने के आदी नहीं, इसलिए हम इंतज़ार करेंगे इंडिया अलायंस के नेताओं का कि संवाद करके देते हैं तो भी, नहीं देते हैं तो भी, दोनों हालत में मैं इंडिया अलायंस के साथ रहूँगा। अच्छा मौर्य जी, बताइए कि जब आप समाजवादी पार्टी में आए, विधानसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव वो चुनाव आप हार गए, उसके बाद पार्टी ने आपको विधान परिषद भेजा, पार्टी ने महासचिव बनाया,
तो इतनी तलखियां क्यों हो गई कि मतलब हारने के बाद भी आपको समाजवादी पार्टी ने संभाला? देखिए, कुल मिलाकर के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव भी सन 80 में विधानसभा का चुनाव हार गए थे। चौधरी चरण सिंह ने बुला करके उनको एमएलसी बनाया था, और एमएलसी नहीं बनाया था, नेता विरोधी दल भी बनाया था विधान परिषद में। इसलिए जब मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वैचारिक टकराहट के चलते मैं बीएसपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा नेता विरोधी दल पद छोड़ा हूं, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा हूं। पिछली सरकार में मैं आरक्षण के साथ गोलमाल करने पर बीजेपी को किक किया हूं, और यहाँ पर भी मैं तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के दिन से लेकर अब तक उसका जनाधार बढ़ाने में लगा था। लेकिन कुछ स्वयंभू नेता ऐसे थे जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे ये कह करके कि मौर्य जी का निजी बयान है, जबकि मैं भी राष्ट्रीय महासचिव था। एक राष्ट्रीय महासचिव पर दूसरा राष्ट्रीय महासचिव ये कैसे कह सकता है कि मौर्य जी का निजी बयान है? अगर एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का है तो दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी कैसे हो जाता है? मैंने अखिलेश जी से इस बात को जिक्र किया, उन्होंने देखा, उसको बड़े हल्के में लिया। मैंने पत्र भी भेजा, मौखिक वार्ता के बाद पत्र भेजा, जिससे कि हम और अखिलेश जी ही न जाने बल्कि आम कार्यकर्ता भी जाने। और जब उस पर भी वो गंभीर नहीं हुए, पत्र के अलावा कभी मिलकर बात करने की कोशिश नहीं की कि चीजें सारी ठीक हो जाए? सबसे पहले मिलकर ही बात किया, उसके बाद पत्र भेजा। इसलिए मिल करके बात करने पर कोई बात बनी होती तो पत्र भी नहीं जाता, और पत्र भी गया। 1 हफ्ता मैंने इंतजार किया, टेलीफोनिक टॉक भी करना उचित नहीं समझा, तो मैं भी आगे बढ़ना उचित समझा। घुटना टेकने के बजाय कदम मैंने आगे बढ़ा दिया, और उसी की परिणति रही कि कल राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का सार्वजनिक रूप से तारकटोरा मैदान में ऐलान किया गया। पहले आप आरएलडी में रहे, मुझे जहाँ तक पता है। सबसे पहले आरएलडी, फिर उसके बाद जनता दल, फिर बीएसपी में चले गए। बीएसपी के बाद आप बीजेपी में आ गए, और बीजेपी से आप समाजवादी पार्टी में। इतना काफ़ी पार्टियों में घूम घाम के आए आप, काफ़ी लंबा सफ़र रहा, और अभी आपने कुल मिलाकर राजनीतिक परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार होते रहते हैं। कभी मैं बीकेडी में था, लोकदल में था, आज बीकेडी भी नहीं है, लोकदल भी नहीं है। लोकदल जिसके पास है वो रोड दल बदल करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव भी कभी सोशलिस्ट पार्टी में थे, फिर बीकेडी में थे, फिर लोकदल में थे, फिर जनता पार्टी में थे, फिर जनता दल में थे, फिर समाजवादी पार्टी बनाए, तो वो भी 1 दर्जन पार्टियां बनाए बिगाड़े। तो ये परिस्थितियाँ बनाती बिगाड़ती। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है, कोई मैं पहला आदमी नहीं हूँ ऐसा कर रहा हूँ। रही बात राजनीति विचारों की होती है, जब विचारों को आगे बढ़ाने में पार्टी कहीं आड़े आती है तो पार्टी से 2 हाथ करना पड़ता है। इसी क्रम में जब भी मेरा कोई विवाद हुआ, कहीं न कहीं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों के सम्मान स्वाभिमान के विपरीत जब भी पार्टियां आचरण की, तो मैंने उस पर स्टैंड लिया, प्रतिवाद भी किया, और आवश्यकता पड़ी तो मैंने पद भी छोड़ा, पार्टी भी छोड़ा। पहली बार मैंने एमएलसी का पद नहीं छोड़ा, मैं इसके पहले बताया कि विधायक भी छोड़ा, मंत्री पद भी छोड़ा, नेता विरोधी दल भी छोड़ा, राष्ट्रीय महासचिव का पद भी छोड़ा। इसलिए ये माने नहीं रखती, विचारधारा माने रखता है। पद तो आता और जाता है, लेकिन विचारधारा ही एक ऐसी राजनीति की महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसके आधार पर हम गरीबों की लड़ाई लड़ सकते हैं और उनके हितों की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी में बहुत नज़दीक रहे अखिलेश यादव के, योगी सरकार में आप उनके बहुत करीब रहे, मंत्री रहे, बीएसपी में आप मंत्री रहे, कई कई पदों पे रहे आप। इन तीनों नेताओं में सबसे बेहतर नेता कौन आपको लगा? देखिए, पहली बात तो व्यक्तिगत रूप से मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन एज प्रशासक मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी का कोई बराबरी न कर सका है और न अभी तक कोई कर पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपकी बेटी हैं, बीजेपी में हैं, चुनाव अब सांसद हैं अभी, तो क्या वो इधर आएंगी? क्या उनको उनसे कोई बात हुई है? क्योंकि अभी कल ही मैंने पार्टी की घोषणा की, अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ है। जब तक कोई संवाद नहीं होता, बात नहीं होती है,
पॉजिटिव नेगेटिव मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। चलिए आखिरी सवाल है कि आगे की क्या तैयारी है? अब ये तो सब हुआ, क्या किसी नेता से बातचीत चल रही है, मिलने जाएंगे? इंडिया गठबंधन जो है उसमें किससे मिलने जाएंगे, या कोई संभावना बीजेपी की जो गठबंधन है उसमें शामिल होने की है? देखिए, जब इंडिया अलायंस मेरी प्राथमिकता है तो कहीं और आने जाने का सवाल ही नहीं उठता। जब हम इंडिया अलायंस में हैं तो उनके नेताओं से बात करने में कोई गुरेज नहीं है। आवश्यकता अनुसार वार्ता भी की जाएगी। अखिलेश यादव से बात करेंगे? क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है। मैं अखिलेश जी का सम्मान पहले भी करता रहा हूँ, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अखिलेश जी की मात्र इतनी सी गलती है कि मेरे पत्र पर उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा, अन्यथा ये भी नौबत नहीं आती। मान लीजिए मायावती आपको ऑफर देती है कि आप दोबारा हमारी पार्टी में आ जाइए, तो देखिए, चूँकि सम्मान तो माननीय बहन जी का भी है, मैं उनके साथ 4-5 बार मंत्री भी रहा हूँ। माननीय बहन जी का हमेशा मुझ पर आशीर्वाद भी रहा है। एक नहीं अनेकों बार उन्होंने मुझे विधानमंडल का दल का नेता बनाया, जिसके चलते 3 बार मैं नेता विरोधी दल भी बना, 5 बार मंत्री का शपथ लिया। तो सम्मान तो मैं उनका भी करता हूँ, लेकिन जिस वैचारिक टकराहट के चलते मैंने साथ छोड़ा था, वो परिस्थितियाँ आज भी यथावत है। इसे चाहते हुए भी नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं हमारे साथ, कल ही पार्टी का गठन किया है। उनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन में इनको मौका मिलता है तो वहां जाएंगे और सीटों की बात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।